हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी एसए क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, हमारा जो मुद्दा चल रहा था वो करंट अफेयर इकोनॉमिक्स का चल रहा था। हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ पर बच्चों डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के बारे में। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के बारे में जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट एक्टिविटीज हो रही है उन सबको हम यहाँ पे पर डे डिस्कस कर रहे हैं। जो हम उसी मुद्दों को ले रहे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जनरली देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई होती है ना, उसमें क्या बहुत डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने लग जाते हैं, बिजनेस में क्या चल रहा है, मुंबई में शेयर मार्केट में डूब जाते हैं, तो वो हमको टेक्निकलिटी में बिल्कुल भी नहीं जाना। सेबी क्या, इनके टेक्निकल आदेश होते हैं, नियम होते हैं, उनको हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। डेली ऐसे एग्जाम में खबर, न्यूज में खबर आती है ऐसी न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर का उद्देश्य कोई एग्जाम की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर लिखना नहीं होता। उनका उद्देश्य तो एक खबर देना होता है। हमको उसमें से जो हमारे एग्जाम के काम की चीज़ है वो लेनी है। तो हम केवल अपने आप को जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है उन्हीं मुद्दों तक सीमित करके रखेंगे। और बच्चों, जो चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, बहुत लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, समझ जाओ वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लोग पूछते हैं मुझसे कि हमको कैसे पता चलेगा कि करंट अफेयर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ जाओ जो बहुत ज़्यादा न्यूज में है, 2-4 दिन तक आ रही है, प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, मिनिस्टर लेवल कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस बारे में डिस्कस कर रही है, गवर्नमेंट की न्यूज़ पर कुछ आ रहा है, गवर्नमेंट अपने फेसबुक पेज पे उसको बता रही है, ट्विटर से बता रही है, तो अपने आप वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है जब गवर्नमेंट उसको इतना इंटरेस्ट लेती है। तो बच्चों, आज का हमारा इंडेक्स है, जो टॉपिक है वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब 1-2 दिन पहले ये जारी किया था और उस टाइम ये बहुत न्यूज में रहा था। और ये वैश्विक लेवल का, देखो बच्चों, इंडेक्स बहुत जारी होते हैं, छोटी छोटी संस्थाएं भी छोटे छोटे इंडेक्स जारी कर देती है। हमको उस पर नहीं पढ़ना, हमको केवल मेजर इंडेक्स को ही पढ़ना रहता है। अब आप लोग कहोगे कि सर डेली कोई ना कोई अखबार में नया इंडेक्स जारी होता है, तो हमको उसको नहीं पढ़ना। जनरली गवर्नमेंट एजेंसी होती है, मल्टीलेटरल एजेंसी होती है, जो विश्व स्तर पर जिनका सम्मान होता है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, और यूनाइटेड नेशन की कई एजेंसियां हैं, जैसे FAO हो गया, UNDP हो गया। ऐसी बड़ी एजेंसियों को अगर रिपोर्ट जारी करती है और इंडिया के बारे में उसमें कुछ है तो वो हमको पढ़ना रहता है। प्राइवेट कोई कंपनी ने जारी कर दी, ब्लूमबर्ग ने कुछ जारी कर दिया, तो हमको उससे इतना महत्व का काम नहीं है। S&P ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, तो वो एक प्राइवेट एजेंसी है, उसका हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी होती है, UN की एजेंसी होती है, वो कोई इंडेक्स जारी करते हैं तो बच्चों को इंपॉर्टेंट होता है, उसको हमको डिटेल में पढ़ना चाहिए। और ये तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि कोई ऐसा इंडेक्स जो हमारे सिलेबस से मैच खा रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब आपको पता है ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी एक इकोनॉमिक्स के सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग है। हर एग्जाम में इस सिलेबस में है, UPSC में है, स्टेट PCS में है, बैंकिंग में है, सब में जहाँ भी इकोनॉमिक पूछी जाती है वहाँ पॉवर्टी एग्जाम में पूछी जाती है। तो पॉवर्टी के संबंध में है तो फिर ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ ऐसे भी आप देख सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ते टाइम अगर कोई करंट अफेयर्स का मुद्दा हमारे सिलेबस से मैच खाता है, सिलेबस में है, तो वो करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, आपने सबके एग्जाम में पॉवर्टी सिलेबस में होता है, तो इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब सबसे पहले तो वही मैंने जब पढ़ाया था, कोई भी इंडेक्स जारी होता है तो इशू किसके द्वारा होता है, किसने जारी किया? तो बच्चों 2 संस्थाएं हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसने भी जारी किया है। एक तो ये है UNDP, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बच्चों इसको देखो, नाम से स्पष्ट है यूनाइटेड नेशन, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, उसकी एक संस्था है। अब मैंने कहा था
यूएन की कोई एजेंसी रिपोर्ट जारी करती है तो इम्पोर्टेंट होती है, जो जाहिर सी बात है ये यूएन की एजेंसी ने जारी किया था। इसका हेडक्वार्टर बच्चों न्यूयॉर्क। लगे आप 2-3 शब्द कुछ लाइन में अपने यूएनडीपी के बारे में भी जान लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, यूएसए में। और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक यूएन की एजेंसी है, इसलिए इंटरनेशनल अफेयर्स में भी अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ भी ये इसको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने यूएनडीपी के बारे में थोड़ा बहुत संक्षिप्त में यही बता दिया। यूएन की एजेंसी है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। जाहिर सी बात है क्या काम करेगी, तो डेवलपमेंट के रिलेटेड काम करेगी। जो गरीब देश हैं उनमें डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए काम करेगी, उनको डोनेट करेगी, कुछ ऐड करके कुछ मदद करेगी। पॉवर्टी एविलेशन, पॉवर्टी पे काम करेगी, पॉवर्टी जो हटाना है, हंगर पे काम करेगी। ये सब इसके डेवलपमेंट के संबंधित काम है यूएनडीपी के। प्लस यूएनडीपी के अलावा एक और संस्था है, वह है ओपीएचआई। ओपीएचआई बच्चों इसकी फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड वुमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब देखो बच्चों, ये दूसरी संस्था है। कौन जारी करता है, तो दो संस्थाएं जारी करती है, यूएनडीपी और ओपीएचआई 2010 से जारी कर रही है। पहली बार जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में जारी हुआ था, दो संस्थाएं मिलकर करती है। यूएनडीपी के बारे में हमने बता दिया, यूएन एजेंसी है। ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। ये बेसिकली आपने नाम सुना होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर है। बेसिकली जो ओपीएचआई है ना, वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें इकोनॉमी का अलग से एक रिसर्च सेंटर बना रखा है, जिसको ओपीएचआई कहते हैं। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दोनों ने मिलकर मांडवली करी और 2010 से ये इस रिपोर्ट को पर ईयर दे रहे हैं, प्रतिवर्ष देते हैं इसको। हर साल जारी होती है। पिछले साल 2021 में जारी हुई थी, 2022 में जारी हो रही है, 2010 से जारी हो रही है। कौन जारी करता है, तो बच्चों के दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। इवन छोटे एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म तक भी पूछी जा सकती है। यूएनडीपी की क्या फुल फॉर्म है, ओपीएचआई की क्या फुल फॉर्म है, या ओपीएचआई क्या है, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर है इकोनॉमिक्स का। यूएनडीपी के बारे में मैंने बता दिया। तो बच्चों ये तो हमारा मुद्दा क्लियर हो गया कि कौन जारी करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किस आधार पर जारी किया जाता है। तो क्या पैरामीटर के आधार पर ये जारी होता है। उससे पहले बच्चों मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे आपके इस इंडेक्स का अगर नाम पढ़ा हुआ तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। तो ये पॉवर्टी क्यों नहीं है, सिंपल ये हो सकता था कि ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। व्हाट्स इट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इन दोनों में कुछ अंतर होगा बच्चों, तभी तो यहाँ पे सिंपल नहीं तो सिंपल इस इंडेक्स का नाम क्या हो सकता था बताओ। इसका सिंपल नाम हो सकता था कि ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स, पर इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्यों कहा जा रहा है। तो बच्चों पॉवर्टी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बेसिक अंतर मैं बता दूं। देखो जब धीरे धीरे से ना, जब इकोनॉमिक्स पर रिसर्च बढ़ी तो शुरू में क्या करते थे, पॉवर्टी किसको मानते थे, पॉवर्टी केवल हंगरी को मानते थे, भूखे आदमी को। जैसे इंडिया में भी आपने पढ़ा होगा, रूरल एरिया में कितना 2400 कैलोरी से कम खाना मिलता है, वो भूखा, वो क्या गरीब है। यही थी गरीबी की परिभाषा स्टार्टिंग में। अर्बन में कितना था, अर्बन में था 2100 कैलोरी। भाई शहरों में कम काम करना पड़ता है गांवों से, इसलिए गांवों में ज्यादा एनर्जी खपत होती है। तो पॉवर्टी की क्या परिभाषा थी स्टार्टिंग में, हंगर या न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ था। केवल उस आदमी को गरीब मान लिया, किसको, जिसको खाना मिलता है। 2400 कैलोरी अगर गांव में मिल गया तो वो बस वो भूखा नहीं है, फिर वो गरीब नहीं है। अर्बन में 2100 कैलोरी मिल गया, इसका मतलब वो गरीब नहीं है। तो गरीबी की ये परिभाषा मानी जाती थी। पर बच्चों गरीबी की ये परिभाषा बहुत संकीर्ण है, बहुत नैरो है।
सपोज करो कोई गांव का आदमी है, उसको 2400 कैलोरी मिल गया, लेकिन वो अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, मतलब उसकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, तो क्या उसको हम पुअर नहीं मानेंगे, गरीब नहीं मानेंगे? कोई व्यक्ति है, उसको खाना तो मिल रहा है 2400 कैलोरी, लेकिन उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिल रही, बीमार पड़ गया तो उसको इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तड़प रहा है वो, लेकिन कोई ढंग से इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही, स्कूल नहीं जा पा रहा वो, उसके घर में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन खाना उसको 2400 कैलोरी मिल रहा है, तो क्या उसको गरीब मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये मुद्दा उठा बाद में डिबेट में कि भाई गरीबी को केवल हम यूनिडायमेंशनल नहीं देखना चाहिए, गरीबी केवल खाने की कमी नहीं है, गरीबी के और भी एस्पेक्ट होते हैं। तो इसको ऐसे गरीबी को क्या कहा? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा गया बच्चों। मल्टी डायमेंशन मतलब गरीबी, जो पॉवर्टी है उसका एक ही डायमेंशन नहीं है केवल न्यूट्रिशन या खाना, उसके कई डायमेंशन है, उसमें शिक्षा भी है, उसमें स्वास्थ्य भी है, उसमें जैसे कुकिंग के लिए क्या मिलता है, घर में खाना पकाने के लिए क्या गैस मिल रही नहीं मिल रही, उसमें बिजली है, किसी के घर में बिजली आ रही नहीं आ रही, उसमें हाउसिंग है, कोई आदमी रोड पे सो रहा है झोपड़ी तान के, और लेकिन खाना उसको 2400 कैलोरी मिल रहा है, 6 रोटी मिल रही है, 2400 कैलोरी पर्याप्त है, तो क्या वो गरीब है? नहीं है। तो नहीं, जिसका घर नहीं है उसको भी गरीब माना जाएगा। तो इन्होंने ये कहा कि भाई गरीबी को आप व्यापकता से देखो, उसके कई डायमेंशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउसिंग वगैरह सब। तो ऐसी गरीबी को क्या कहा गया? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा गया बच्चों। समझ गए बात आप? बेसिकली पॉवर्टी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का अंतर क्या होता है। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। तो अब मैं इसमें ना बच्चों गरीबी के लिए फिर इसमें पैरामीटर होंगे, केवल एक न्यूट्रिशन का होगा नहीं, तो इसमें क्या पैरामीटर हैं? पैरामीटर कह लो, इंडिकेटर कह लो। तो बच्चे इसके 3 डायमेंशन हैं, 3 डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशनल गरीबी है तो इसके 3 डायमेंशन माने गए हैं। सबसे पहले तो हेल्थ, स्वास्थ्य, फिर एजुकेशन, शिक्षा, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर कैसा है उसका, क्या उसको घर अवेलेबल है, क्या उसको बिजली अवेलेबल है, ये सब बातें इसमें पूछी जाएगी। टोटल 3 डायमेंशन है बच्चों, और 3 डायमेंशन के 10 इंडिकेटर हैं। इस एक डायमेंशन के अंदर कई इंडिकेटर से, जैसे हेल्थ के अंदर 2 इंडिकेटर हैं। सबसे पहला चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब बच्चे पैदा होते हैं, वो ज्यादा नहीं जीते, जल्दी मर जाते हैं। तो बताओ, अगर कई बच्चों की मृत्यु जल्दी हो रही है तो इसका मतलब क्या है? वो गरीब लोग हैं, वो ढंग से उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन या और चीजें नहीं मिल पा रही, तभी तो क्या हेल्थ की सुविधा नहीं मिल पा रही। तो केवल उसको खाना मिलने से नहीं होता बात ना, खाने के साथ उसको मान लो बीमारी होगी, डायरिया हो गया, अब उसका इलाज नहीं मिल रहा तो वो जल्दी मर जाएगा। तो जहाँ ज्यादा गरीबी कहाँ होगी? जहाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी ज्यादा होगी। दूसरा इसमें है न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन भी जरूरी है। देखो 2400 कैलोरी नहीं मिलेगा तो कोई और काम कर ही नहीं पाएगा ना, ढंग से पेट में भरेगा नहीं तो पड़ेगा क्या? वो कहावत सुने होगे ना आपने, भूखा पेट भजन ना हो गोपाला। तो भूखा पेट तो कुछ भी नहीं हो सकता ना दुनिया में, तो न्यूट्रिशन भी जरूरी है। तो हेल्थ के अंदर ये 2 इंडिकेटर थे। इसके बाद बच्चों एजुकेशन के अंदर भी 2 इंडिकेटर थे। ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना साल पढ़ाई कर रहा है, कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? ज्यादा कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर इस तरफ बढ़िया होगा उस समाज का, उस देश का। दूसरा है बच्चों स्कूल अटेंडेंस, स्कूल में भी जा रहा है तो स्कूल में कितना पढ़ रहा है वो। एक तो गोद मार के बढ़ जाते हैं ना, तो वैसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे 2 इंडिकेटर हैं बच्चों। इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 इंडिकेटर हैं, तो टोटल 10 इंडिकेटर है। ये आपको याद रखना है, 3 डायमेंशन 10 इंडिकेटर हैं। इसमें क्या क्या है? कुकिंग फ्यूल है, खाना पकाने के लिए चाहिए ना गैस, वो। सैनिटेशन की क्या स्थिति है, साफ सफाई है क्या नहीं है, स्वच्छता है नहीं है, ये सब इसके बारे में। पेयजल, अब खाना तो मिल रहा है लेकिन पेयजल नहीं मिल रहा, तो फिर उसको गरीब मानेंगे नहीं मानेंगे? तो ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हाउसिंग हो गया, घर है नहीं है उसके बाद उसको बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और छठा असेट हो गया, कुछ क्या संपत्ति है उसके घर में, क्या उसके घर में टीवी है, क्या उसके घर में फ्रिज है। ऐसी कई सारी चीजें का लिस्ट बना के उसके आधार पर नापते हैं। जिस घर में कम चीजें हैं वो ज्यादा गरीब है, जिस घर में ज्यादा चीजें हैं वो कम गरीब है। अब इन तीनों को है ना पैरामीटर को 1/3 एवरेज है। इसको भी 1/3 वेटेज है, इसको भी 1/3 वेटेज है,
इसको भी 3 बेटा एवरेज पर। अब इन सब पैरामीटर के आधार पर सब देशों का डेटा इकट्ठा किया जाता है कि इंडिया में चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, न्यूट्रिशन कितना है। अब जिस देश में ज़्यादा होगा वहाँ गरीबी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो बस इसके आधार पर गणना की जाती है और सबका एक स्कोर दिया जाता है। 0 से लेकर 1 के बीच में स्कोर मिलता है, जिसका स्कोर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही गरीब माना जाता है इसमें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, इंडिकेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद होना चाहिए। 10 के 10 इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम हो जाए। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट की ये तो बेसिक मैंने बढ़ा दिया। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है मल्टी डायमेंशनल पुअर है, इसके रिपोर्ट में क्या पता चल रहा है, किस देश में कितनी पॉवर्टी, कितने लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। तो बच्चों इस रिपोर्ट के अनुसार ये माना गया है कि दुनिया में सबसे पहले रीजन वाइज देखते हैं, फिर बाद में कंट्री वाइज देखेंगे। जो अगर रीजन वाइज बच्चों मैं मल्टी डायमेंशन को एमडी लिखूंगा, मल्टी डायमेंशन पुअर। क्षेत्र वाइज सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा है भैया जो सब साहारन अफ्रीका। ये अफ्रीका का एक क्षेत्र है। अफ्रीका का अगर नक्शा आपने देखा होगा तो ऊपर तो सारा रेगिस्तान है, उस सारा रेगिस्तान के नीचे बहुत सारे देश हैं गरीब गरीब से, कांगो वगैरह। तो वो एरिया दुनिया में सबसे ज्यादा पुअर माना गया है। वहां जब गिनती करी ना यूएनडीपी ने, तब सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ आई गई, सब सारण में। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाई गई साउथ एशिया में। साउथ एशिया में हम है क्योंकि इंडिया है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पे जाहिर सी बात है पुअर भी सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है बच्चों, तो रीजन वाइज मैंने बात कर लिया। अगर मैं कंट्री वाइज बात करूं, कौन से देश में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर है, केवल पुअर नहीं मल्टी डायमेंशनल पुअर है, तो बच्चों ये शर्म वाली बात है कि सबसे ज्यादा गरीब कौन है, हम हैं, इंडिया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडिया में रहते हैं। लगभग भारत की कुल जनसंख्या का 16.4% जो आबादी होती है, 22.8 करोड़ लोग है। यहाँ पर क्या है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इतने लोगों को कई सारी सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। ये अपने लिए बहुत शर्म की बात है कि भारत का नाम दुनिया में टॉप पे है गरीबी में। अभी कुछ दिन पहले हंगर इंडेक्स आया था, उसमें भी हम टॉप पे थे, 107 रैंक थे, हमारे अफगानिस्तान के साथ थे। तो गरीबी भुखमरी में हम इतने पीछे क्यों हैं, जबकि हमारे पास कई योजनाएं चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, खाद्य सुरक्षा कानून चल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, कई राज्यों में वृद्धों को पेंशन मिल रही है, जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, स्कूलों में मिड डे मील चल रहा है न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन फिर भी हम इतना गरीब क्यों हैं, ये सोचने वाली बात है। और हमको इसमें कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को भी करनी पड़ेगी, राज्य सरकार को भी करनी पड़ेगी, स्थानीय जो सरकारें हैं, ग्राम पंचायत वगैरह, इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं इसमें कुछ फर्क पड़ सकता है। बच्चों दूसरा देश है सबसे ज्यादा गरीब, वो है नाइजीरिया। अफ्रीका में एक कंट्री है नाइजीरिया, आप सब लोग जानते हो, नाम सुना होगा नाइजीरिया के बारे में। तो मैंने बता दिया सबसे ज्यादा रीजन वाइज गरीब कहाँ है, तो सब सारण अफ्रीका में, सेकंड नंबर पर साउथ एशिया में। और कंट्री वाइज तो जाहिर सी बात है नाइजीरिया से इंडिया का जनसंख्या कम से कम 20 गुना ज्यादा होगी यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पुअर होगी। अब यहाँ पे याद रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है भी सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर कौन से देश में है, इंडिया में कितना % है, ये बच्चों परसेंटेज भी याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो हमने ये बात कर ली। और टोटल पूरी दुनिया में लगभग 120 करोड़ मल्टी डायमेंशनल पुअर माने इसमें, जिसमें से 22 करोड़ इंडिया में है। यहाँ तक तो बात आ गई। अब लेकिन इसकी जो रिपोर्ट की मेन मुद्दा जो मैंने अभी तक बताया नहीं, और जिसके लिए ये रिपोर्ट बहुत फेमस हुई थी, वो मैं बताने जाऊंगा आपको आगे, कि 2005-06 में इस रिपोर्ट में कंपेयर किया गया इंडिया के लिए 2005-06 में और 2019 से 21। बच्चों 2-3 साल का होता है, क्योंकि डेटा कई बार 2-3 साल में इकट्ठा होता है, इसलिए 2021 में इसमें भारत में लगभग 41.5 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो जाओ खुश, अब तो हैप्पी, खुशी की बात है नहीं है। तो 2005-06 से लेकर 2019-20 में भारत ने 41.5 करोड़ लोग, कितनी बड़ी ये आबादी है,
ऐसी इतनी बड़ी आबादी को क्या किया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, सरकार को इस पर और अच्छा काम करना चाहिए। 2019-20 में कितना था पॉवर्टी, 16.4% था। इसमें से बच्चों का ग्रामीण और अर्बन देखें ना अपन, तो ये जो ग्रामीण जितनी भी गरीबी है ना, वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। रूरल में टोटल आबादी का 21.2% लोग मल्टी डायमेंशनली पूरे माने गए इस रिपोर्ट के अनुसार। देखो बच्चों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कई बार आप उसके कुछ बिंदु से सहमत नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो मत हो। ये तो रिपोर्ट में क्या लिख रहा है ये हम पढ़ रहे हैं, हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे। और एग्जाम में क्वेश्चन भी सीधा पूछेंगे रिपोर्ट के अनुसार, तो अपना दिमाग नहीं लगाना कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि कई लोगों को इस पर यकीन नहीं होगा कि पिछले 15 साल में 41.5 करोड़ गरीब, मतलब गरीब कम हो गए इंडिया में। वो तो इंडिया को और गरीब साबित करने में तुले हुए हैं। तो ऐसे लोगों का दिल मानेगा ही नहीं कि इतने लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए, लेकिन हमको मानना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्ट में लिख रहा है। इससे ज़्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना राजनीति में, ठीक है बच्चों। और अर्बन एरिया में अपनी पॉपुलेशन का 5.5% लोग ही गरीब है। अब कई लोग इस आंकड़े को नहीं मानेंगे कि भारत में सिटी में केवल 5.5% लोग ही गरीब है। क्या हम तो इतने झुग्गी झोपड़ियाँ देखते हैं, कच्ची बस्ती देखते हैं, इतने मजदूर देखते हैं। पर मैं फिर कह रहा हूँ, हमको तो रिपोर्ट में क्या लिख रहा है उसको पढ़ना है। इस बिंदु से निकलता है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, उसका कंसंट्रेशन वो रूरल एरिया में ज़्यादा है बच्चों। इससे ये निकलता है मतलब। और ये आपके किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसका एक ऑप्शन हो सकता है। यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन बनाया तो 4 ABCD में से एक ऑप्शन ये बना सकते हैं कि भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का घनत्व शहरों की तुलना में गाँवों में ज़्यादा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये इस डेटा से पता चल रहा है। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, और ये वाला डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 41.5 करोड़। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ये मैंने इसको आपको पूरा पढ़ा दिया। इसको समझने वाली बात कम है, फैक्चुअल बात ज़्यादा है। आप इसको ज़्यादा ज़्यादा याद रखें और इसकी प्रैक्टिस करें, 2-4 बार रिवाइज करें तो आराम से इसको याद हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।